हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके 12वीं की हिंदी पुस्तक जो आरोह भाग 2 के नाम से है, उसके गद्य खंड से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। पाठ का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिसके लेखक हैं श्री विष्णु खरे जी। तो बच्चों, हम पाठ शुरू करने से पहले या लेख को पढ़ने से पहले थोड़ा सा लेखक का परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके इस लेख में क्या विशेषता है, किस चीज़ के बारे में, किस विषय के बारे में बताना चाहते हैं वो। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ विष्णु खरे जी का 9 फरवरी सन 1940 छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें कविता संग्रह जो हैं, एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में और पिछला बाकी। इन्होंने जो आलोचना ग्रंथ लिखे हैं बच्चों, तो आलोचना में इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है आलोचना की पहली किताब। और सिने आलोचना, अर्थात इन्होंने सिनेमा की भी आलोचना लिखी है, जिसका नाम है सिनेमा पढ़ने के तरीके। इसके अलावा इन्होंने कुछ अनुवाद किए हैं जो दूसरे देशों के लेखक और कवियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो उसमें T.S. इलियट की पुस्तक का इन्होंने अनुवाद किया है मरु प्रदेश और अन्य कविताएं नाम से। आंतिला योजेफ की किताब का अनुवाद इन्होंने किया है, उसका नाम रखा है इन्होंने यह चाकू समय। और फिनलैंड का जो राष्ट्र काव्य है उसका इन्होंने अनुवाद किया है, जिसको काले वाला नाम दिया है। इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं बच्चों। जो प्रमुख पुरस्कार हैं इनके: रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वाइट रोज। और इनकी जो मृत्यु हुई बच्चों, आज से ठीक 2 साल पहले ही हुई है, 19 सितंबर सन 2018, लगभग 2 वर्ष पहले ही हुई है। इनके लेख की कुछ पंक्ति देख लेते हैं हम। 2 पंक्तियां दी हुई हैं यहाँ पर कि हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। क्योंकि फिल्म भी एक कला है, फिल्म बनाना एक कला होती है, तो उसको एक कला की श्रेणी में इन्होंने रखा है। तो हर कला के लिए इन्होंने कहा है कि हर कलाकृति, मतलब जो कलाकार के द्वारा बनाई गई कलाकृति होती है, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, या संगीत में हो, या नृत्य में हो, तो हर कलाकृति जो होती है वो जितनी पढ़ी जाती है, मतलब उसको हम जितना पढ़ते हैं, जितना हम उसको सुनते हैं, या जितना हम उसको देखते हैं, उससे वो और अधिक होती है, कहीं ज़्यादा होती है। और फिल्म के मामले में यदि इस बात को देखा जाए तो ये ज़्यादा अधिक सत्य होता है। मतलब फिल्म में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, फिल्म के अंदर उससे कहीं और अधिक गहराई छिपी होती है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। क्योंकि आधुनिक युग के लेखक रहे हैं ये, तो समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं। हिंदी जगत को इन्होंने बहुत सारी गहन विचारपरक, मतलब गहरी विचार करने वाली कविताएं
दी हैं जिस पर हम गहन रूप से विचार कर सकते हैं। कविताएं तो लिखी हैं और साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। बेबाक मतलब बिना डरे किसी से आलोचनात्मक लेख, उनके गुण दोषों को बताया है अपने लेखों में। जिस विषय को इन्होंने लिया है उसके आलोचनात्मक, बेबाक आलोचनात्मक लिखा है। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है। इन्होंने न केवल भारतीय साहित्य का अध्ययन किया बल्कि विश्व साहित्य का गहन अध्ययन किया है। और उनका जो लेखन है, रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन है, उसमें विश्व साहित्य के अध्ययन की जानकारी हमको मिलती है कि किस तरह से इन्होंने विश्व साहित्य का अध्ययन किया है। इसके अलावा विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। भारतीय सिनेमा के नहीं बल्कि विश्व सिनेमा के गहरे जानकार हैं। इन्होंने विश्व सिनेमा के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की है और पिछले कई वर्षों से लगातार इन्होंने सिनेमा की विधा पर आलोचना ग्रंथ या लेखन कार्य किया है। 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान मतलब सन 1971 से लेकर के 73 तक इनको विदेशों में रहने का मौका मिला, विदेश में रहने का मौका मिला। और उसी दौरान इन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त करके संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी हैं। जो उस समय चेकोस्लोवाकिया नामक जो देश था, जिसको आज हम चेक गणराज्य के नाम से जानते हैं, तो वहाँ उन्होंने वहाँ की जो राजधानी है, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, वहाँ का एक प्रतिष्ठित फिल्म क्लब है, उसकी सदस्यता प्राप्त की और वहाँ पूरे विश्व भर की सैकड़ों अच्छी से अच्छी फिल्में इन्होंने देखी हैं। और यहाँ से ही सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफ़र शुरू हुआ। मतलब सिनेमा के बारे में लिखना इन्होंने यहीं से शुरू किया। इन्होंने कई समाचार पत्र पत्रिकाओं में सिनेमा विषयक लेख प्रकाशित करवाए हैं, जिसमें हैं दिनमान, नवभारत टाइम्स, दी पायोनियर, दी हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। हम देखते हैं बच्चों कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में सिनेमा फिल्मों के लिए एक कॉलम बने होते हैं या एक पेज होते हैं और इन्होंने उसमें काफ़ी इन सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं में काफ़ी सिनेमा से संबंधित अपना लेखन कार्य प्रकाशित कराया है। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा। मतलब ये सिनेमा के वो विशेषज्ञ हैं, मतलब सिनेमा के जो वो ज्ञाता हैं जिन्होंने फिल्म को समाज के दृष्टिकोण से, समय के दृष्टिकोण से और विचारधारा के दृष्टिकोण से देखा है। मतलब समाज, समय और विचारधारा तीनों दृष्टिकोणों से देखा है तथा इतिहास, संगीत, अभिनय, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण किया है। मतलब जो भी फिल्में इन्होंने देखी हैं और उन फिल्मों के ऊपर इन्होंने जो लेख लिखे हैं, उस फिल्म के हर पहलू को इन्होंने देखा है, बारीक से बारीक पहलू को इन्होंने देखा है। फिल्म के इतिहास को लेकर के, संगीत को लेकर के, अभिनय को लेकर के, फिल्म के निर्देशन को लेकर के हर बारीकी को इन्होंने बहुत गहन विश्लेषण से किया है। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है, जिसके बारे में वे अपनी एक किताब की भूमिका में लिखते हैं। यह ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ नहीं है।
हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। मतलब इन्होंने भारतीय सिनेमा या विश्व सिनेमा के ऊपर जब लिखना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि हिंदी भाषा में सिनेमा के ऊपर बहुत कम लिखा गया है। तो इनके यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हिंदी के उस अभाव को इन्होंने थोड़ा सा भरने में सफलता पाई अपने लेखन के द्वारा। मतलब हिंदी भाषा में इन्होंने लिखना शुरू किया सिनेमा के बारे में, जिसमें वो अपनी उनकी एक जो किताब है उसकी भूमिका, उसकी प्रस्तावना में लिखते हैं कि अभी थोड़ा सा भारत में भी सिनेमा का महत्व को और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है। एक समय होता था कि भारत में सिनेमा को अच्छा नहीं समझा जाता था, फिल्मों को अच्छा नहीं समझा जाता था। उस समय सिनेमा के कोई सिद्धांत नहीं होते थे, कोई थ्योरी नहीं होती थी। लेखक ये बताना चाहते हैं कि अभी तो थोड़े बहुत सिद्धांतकार उभर कर आए हैं, कुछ सिद्धांत बने हैं हमारे सिनेमा पर, परंतु दुर्भाग्यवश, मतलब ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे सिनेमा पर जितना यूरोप और अमेरिका में लिखा जा रहा है उसका 100वां हिस्सा भी हमारे देश में नहीं लिखा जा रहा है। जितना गंभीर काम यूरोप और अमेरिका में हमारे सिनेमा पर हो रहा है, हमारे सिनेमा पर लिखा जा रहा है, उसका तो 100वां हिस्सा भी यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। मतलब हिंदी भाषा में अभी तक कोई बहुत अच्छी पुस्तक सिनेमा के सिद्धांतों पर नहीं लिखी गई है। इसका कारण ये बता रहे हैं लेखक कि आज भी लगभग हमारा जो पूरा समाज है, जब इन्होंने लेखक ने किताब लिखी, लगभग पूरा समाज जो है सिनेमा जाना या सिनेमा देखना उसको एक अपराध की तरह लेता है, अपराध की तरह देखता है कि हमने मतलब जो सिनेमा जा रहे हैं वो मतलब अच्छे नहीं हैं, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, वो खराब लोग हैं, खराब लोग ही मतलब सिनेमा जाते हैं। ऐसा एक मतलब लोगों के अंदर धारणा बनी हुई है जो हमारे समाज के अंदर है। तो ये इन्होंने अपनी किताब की भूमिका में लिखा है। अब इन्होंने विश्व सिनेमा और विश्व साहित्य के बारे में लिखा है बहुत कुछ। तो विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। मतलब जो विश्व सिनेमा है, जो दूसरे देशों का जो फिल्में हैं, वो दूसरे देशों के साहित्य के बराबर फल फूल रही। मतलब साहित्य, एक तरफ साहित्य लिखा जा रहा है, एक तरफ सिनेमा भी बन रहे हैं, फिल्म भी बन रही हैं। तो जो चार्ली चैपलिन यानी हम सब जो पाठ है, इनका जो लेख है उसमें मतलब जो चार्ली चैपलिन एक महान कलाकार रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है। तो चार्ली चैपलिन के बारे में इन्होंने बताया है कि चार्ली चैपलिन ने किस तरह की फिल्में की हैं, या विश्व सिनेमा में किन विषयों को प्रमुख रूप से लिया जाता है। जो हॉलीवुड फिल्में होती हैं उनमें किन विषयों को प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, जो विश्व युद्ध हुए बच्चों 1914 में और 1939 में, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया, उससे काफ़ी दहशत लोगों के अंदर फैल चुकी थी। तो जो 2 महायुद्धों के बाद की जो दहशत थी और जो नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, यानी जो नए नए आज़ाद हुए थे देश, स्वतंत्र हुए थे देश, उनका नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण, जो पश्चिमी देशों ने, या हम कहें कि ब्रिटेन वगैरह ने, इंग्लैंड ने जो औपनिवेशिक गुलाम बना करके रखा हुआ था दूसरे देशों को, है ना, तो उनका मानसिक अवक्षेपण और विश्व सिनेमा विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है। मतलब ये सारे विषय, ये जो हमारे भारतीय सिनेमा के जो विषय होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, परंतु विश्व सिनेमा में इस तरह के विषयों को लगातार लिया जाता रहा है। और उसके विकास में, मतलब विश्व सिनेमा के विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। जो विश्व सिनेमा जो
बना, मतलब दूसरे देशों की जो फिल्में बनती हैं उसमें चार्ली चैपलिन नामक जो अभिनेता हुए हैं, महान अभिनेता, उनका काफ़ी योगदान है। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। मतलब जो ये पाठ लेखक ने जो ये लेख लिखा है, ये जो पाठ है हमारा, ये उन महान अभिनेता चार्ली चैपलिन के अंदर जो इंसान छिपा हुआ है उनको जानने का अवसर हमको देता है। हम उनके बारे में इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। साधारण की अपार धारण क्षमता। साधारण मतलब जो एक आम आदमी होता है, एक सामान्य आदमी होता है, तो चार्ली चैपलिन वो एक आम आदमी थे, एक साधारण आदमी थे, और उनकी अपार धारण क्षमता, लेकिन वो साधारण ज़रूर थे पर उनके अंदर जो धारण क्षमता थी, ग्रहण क्षमता थी, वो अपार थी, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। और उसके धुआंते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे। मतलब चार्ली चैपलिन ने एक साधारण आदमी के व्यक्तित्व को लिया है, साधारण आदमी की जो क्षमताएं होती हैं उसको लिया है, एक धुंधले नायकत्व को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है, अपने नाटकों में, अपनी फिल्मों में उतारा है। अपने यहाँ राज कपूर की आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रासद कामद गाथा रचती हैं, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव है। हमारे जो भारतीय फिल्में बनी हैं कुछ समय बाद, जिसमें राज कपूर की कुछ फिल्मों का नाम लिया जाता है, जैसे कि आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर, इन सब में एक जो नायक होता है वो एक भोला सड़क छाप आदमी होता है ना। और उस भोले सड़क छाप आदमी की त्रासद कामद गाथा, त्रासद मतलब जो दुख की गाथा, और कामद मतलब खुशी, कॉमेडी बोल सकते हैं हम लोग उसको, इंग्लिश में कॉमेडी बोला जाता है, ट्रेजेडी कॉमेडी, है ना। तो त्रासद कामद गाथा मतलब एक तरफ करुणा, एक तरफ खुशी, हास्य, तो ये दोनों एक साथ चलती हैं एक भोले सड़क छाप आदमी की, मतलब एक सिंपल साधारण आदमी की, एक आम आदमी की। और वो जो सड़क छाप आदमी इन फिल्मों में हमको देखने के लिए मिलता है, राज कपूर की इन फिल्मों में, उस पर कहीं ना कहीं चार्ली चैपलिन जैसे महान अभिनेता का प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। लेखक यहाँ पर लेखक के द्वारा इस पाठ में क्या क्या चीज़ें मतलब बताई गई हैं चैपलिन के बारे में, उसको हम लोग आगे देखेंगे बच्चों। तो क्या है कि हास्य फिल्मों के महान अभिनेता, इनको हास्य फिल्मों के अभिनेता माना गया है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक, ये स्वयं अपनी फिल्मों के डायरेक्टर रहे, निर्देशक रहे हैं। चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। मतलब उन्होंने उनकी जो कला है, उन्होंने अपने कला को किस तरह से प्रदर्शित किया, उसकी कुछ मूलभूत विशेषताओं को लेखक ने इस पाठ में बताया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। जो चार्ली चैपलिन रहे बच्चों, उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है लेखक की दृष्टि में, वो ये है कि उनके अभिनय में करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य है। मतलब एक तरफ करुणा है, दुख है, और दूसरी तरफ हास्य है, हंसी है। तो दुख और हंसी दोनों एक साथ उनके अभिनय में चलते हैं। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में, जहाँ सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है। हमने भारत में जो पहले नाटक देखे हैं या फिल्में देखी हैं, या मंच पर जिन नाटकों का मंचन होता था, उसमें एक जो हंसाने वाला जोकर ज़रूर होता था, लेकिन जिसको हम विदूषक कहते हैं। परंतु भारतीय जो भारत जैसा जो मुल्क है, वहाँ पर सिद्धांत और रचना मतलब लेखन में भी हम देखते हैं कि हंसी और करुणा दोनों का मेल कहीं पर भी नहीं है, कि हंसी और करुणा दोनों को साथ लेकर चलते हैं, हंसी और दुख
दोनों को साथ लेकर के चला जाता है। ऐसी कोई परंपरा यहाँ पर नहीं रही है भारत में। तो चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है, मतलब चार्ली चैपलिन को सभी लोगों ने पसंद किया है। लोकप्रियता, उनकी लोकप्रियता जो है पूरे विश्व भर में है, जो कि ये बताती है कि कला जो होती है वो स्वतंत्र होती, किसी सीमा में बंधी हुई नहीं होती, किसी सिद्धांत में बंधी हुई नहीं होती है। कला स्वतंत्र होती है, वो बंधती नहीं है। कला आज़ाद होती है, वो किसी भी तरीके से चलती है। एक से एक हास्य कलाकार हुए लेखक इस पाठ में हमको बताते हैं कि एक से एक हास्य कलाकार हम उनको बोलते हैं बच्चों, जो हमको अपने अभिनय से, अपनी बातों से हंसाते हैं। तो ऐसे एक से एक कलाकार हुए हैं हास्य कलाकार, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। मतलब जिस लेखक का ये मानना है कि जिस प्रकार से चार्ली चैपलिन सबकी पसंद बने, हर देश के लोगों की पसंद बने, मतलब कोई देश की सीमा नहीं रही, कोई उम्र की सीमा नहीं रही, हर उम्र के लोगों की पसंद बने, वो बच्चे से लेकर के जवान से लेकर के बूढ़े तक सभी लोगों ने उनको पसंद किया। हर स्तर के दर्शकों की पसंद बने वो, मतलब उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग, जो मध्यम स्तर के लोग हैं, हर व्यक्ति ने उनको पसंद किया, मतलब हर किसी की पसंद वो बने। इतना मतलब कोई भी हास्य कलाकार इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना कि चार्ली चैपलिन प्रसिद्ध हो पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। लेखक का मानना यह है, जितना लेखक ने चार्ली के ऊपर अध्ययन किया, तो लेखक का मानना यह है कि जो चार्ली इतने लोकप्रिय हुए उसका क्या कारण हो सकता है। उसका कारण शायद यही हो सकता है कि चार्ली ही एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें हर दर्शक अपनी छवि देखता है, अपनी इमेज देखता है, वो चार्ली के अंदर अपने आप को देखता है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। चार्ली का अभिनय जो है, चार्ली जो एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो किसी भी संस्कृति, या पश्चिमी संस्कृति में देखा जाए या पूर्वी संस्कृति में देखा जाए, कहीं पर भी किसी भी संस्कृति को वो विदेशी, दूसरे देश के व्यक्ति नहीं लगते, दूसरे देश के कलाकार नहीं लगते। वो ऐसा लगता है कि वो हमारे अपने हैं और हम अपने आप को उसमें देखते हैं। तो यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। मतलब लेखक ने जो ये लेख लिखा है, इसमें इस पाठ में चार्ली चैपलिन के उस जादू, उस चमत्कार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो लोगों के दिलों पर जादू चलाते थे, किस प्रकार वो लोगों के दिलों पर राज करते थे। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा पाठ के बारे में। तो बच्चों, हम अगले वीडियो में पाठ की व्याख्या, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, इन सब चीज़ों को जानेंगे। अभी तो हमने लेखक का परिचय जान लिया है और थोड़ा सा पाठ के बारे में भी जान लिया है कि पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो अपने अगले वीडियो में मैं आपको चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इस पाठ की व्याख्या बताऊंगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।